एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आज का हमारा टॉपिक दोस्तों होने वाला है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। टॉपिक का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जानेंगे इनके मीनिंग को और क्या है इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की। आज करेंगे दोस्तों इस टॉपिक को। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के सफर को। दोस्तों बहुत ही शानदार कंटेंट और बहुत ही शानदार मटेरियल के दोस्तों आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में दोस्तों आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी एकदम लाजवाब मैनर में। जल्दी जाइए ऐप पर और डाउनलोड करिए नोट्स को। नोट्स को डाउनलोड करने का तरीका दोस्तों आपके सामने आ रहा है, जल्दी से फटाफट डाउनलोड करके शुरू करते हैं आज के सफर को। दोस्तों सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन, सिंपल भाषा में सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। आप लोगों ने वैसे तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के दोनों मीनिंग पढ़े हैं दोस्तों। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मीनिंग तो आपको पता ही है। सेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है जब सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मैनेजमेंट के कुछ हाथों में रहती है, मतलब कुछ लोगों के पास ही है सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है। सारे फैसले कौन ले रहा है? टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, या कुछ लोग जो कि बड़े लेवल पर होते हैं वही ले रहे हैं, तो इसको मैं सेंट्रलाइजेशन कहता हूं। तो सेंट्रलाइजेशन मींस रिटेनिंग द अटमोस्ट पावर इन फ्यू हैंड्स। पावर को रिटेन करना, अपने हाथों में ही रखना सेंट्रलाइजेशन है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। जबकि इसी पावर को, ये जो पावर है, ठीक है, जब मैं बांट देता हूं, ठीक है, कुछ टॉप लेवल के पास रह गई, कुछ मिडिल लेवल के पास रह गई, कुछ लोअर लेवल के पास रह गई, कुछ वर्कर्स के पास रह गई, कुछ हमारे एम्प्लॉइज, अलग अलग लेवल में जब ये बढ़ जाती है, मतलब सिंपल भाषा में सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में, सेंट्रलाइजेशन। पावर का बंटना, कुछ जिम्मेदारियां टॉप लेवल अपने पास रखेगा, कुछ राइट टू मेक डिसीजन टॉप लेवल अपने पास में रखेगा, कुछ मिडिल लेवल को दे देगा, कुछ लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल को दे देगा, और कुछ तो वर्कर को भी दे देगा। यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन को दोस्तों मैं कह के चलता हूं डिसेंट्रलाइजेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत है, डिसेंट्रलाइजेशन से तभी हो सकता है जब आपके एम्प्लॉइज एफिशिएंट हों, स्किलफुल हों, ट्रस्टवर्दी हों, बहुत ही समझदार हों और इफेक्टिव एफिशिएंट बहुत ज्यादा हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब एकदम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। और वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलती है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है, ऐसी अपनी या हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। इसलिए कहा गया है सेंट्रलाइजेशन प्लस डिसेंट्रलाइजेशन इक्वल्स टू टारगेट रियलाइजेशन। टारगेट को पाने के लिए कुछ सेंट्रलाइज्ड, कुछ डिसेंट्रलाइज्ड और टारगेट रियलाइज। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको थोड़ा सा इलैबोरेटिव मैनर में जाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। सिंपल अगर मैं सिर्फ एक ही डिफरेंस देता हूं तो डेलीगेशन में मैं काम को चुन चुन के बांटता हूं, मतलब एक तरीके से पार्शियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अंदर, ऑब्वियस ही बात है। और मैं बहुत सेलेक्टिवली बांटता हूं किसको काम देना है, किसको काम नहीं देना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर काम बटेगा तो सब लोगों में बटेगा, चुन चुन के नहीं बटेगा। सब में बांटूंगा, सब में ही बांटूंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। ये सबसे अच्छी खासियत है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो सबसे पहला हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस आती है दोस्तों, उसका नाम है डेवलप इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली बात है, जब लेवल में सारे लोगों में काम बटा है, जो इंसान सबसे बढ़िया काम कर रहा है यार, उसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। एक टीचर ने क्लास में एक कॉम्पिटिशन कराया, ठीक है, मान के चलते हैं आर्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करना इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से करेंगे, कुछ लोग टाइम पास की तरह, यार कंपलसरी था इसलिए करना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत अच्छे से करेगा उसके स्किल की पहचान हो जाएगी, और फ्यूचर में मुझे लगता है शायद आर्ट के जितने कंपटीशन होंगे, इवन नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी उसको ज़रूर प्रमोट करा जाएगा कि आप जाइए इस कंपटीशन में। तो देखो
जो इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो गया इसके थ्रू। तो यही सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंसान मेहनत करता है सेम लेवल का काम होने के बावजूद भी उसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर। भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो मैनेजमेंट को ऑब्वियसली बात आपके बारे में पता चल जाएगा कि हाँ वर्कर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे एक पर्सन है, उसका नाम ए है या बी है या मिस ए है, मिस बी है, मिस सी है, जो भी है नाम, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम करती हैं या अच्छा काम करते हैं मिस्टर, और बहुत बढ़िया है, तो फ्यूचर में मैनेजर उसको बनाया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। फ्यूचर में उसको प्रमोट करके अगर मैं चाहूँ तो मैनेजर बना सकता हूँ। यार मजा आ जाएगा, लॉटरी लग जाएगी यार, मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। सीधा सुपरवाइजर लेवल से मैनेजर, क्या प्रमोशन है भाई, लाजवाब। तीसरा आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अपने आप क्विक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ कुछ पावर्स या कुछ कुछ डिसीजन बांट देगी, सिर्फ मेन डिसीजन जो कॉन्क्रीट डिसीजन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो हमारा टॉप लेवल अपने हाथ में रखता है, कुछ मिडिल लेवल को दे देता है, कुछ मिडिल लेवल लोअर लेवल को दे देता है, और कुछ इवन वर्कर को भी देते हैं कि ये फैसला तो तुम खुद ले लेना, हमसे मत पूछना बिल्कुल भी। तो डिसीजन मेकिंग अपने आप क्विक हो जाएगी क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने अपने जो भी आलतू फालतू के फैसले थे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फैसले नीचे बांट दिए। वो सिर्फ मेन फैसले लेगा। मेन फैसला मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाना, टारगेट सेट करना, ये सब टॉप लेवल ने करना है। बाकी सब कैसे अचीव करना, कैसे अचीव नहीं करना, सब मिडल लोअर को बांट रखा है। हमारा काम है टारगेट सेट करना, हम कर देंगे, बाकी अचीव कैसे करना है तुम बताओ, गाइड करो। नेक्स्ट हमारा आता है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अपने आप ही यार टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेस फ्री हो गया यार, जिंदगी मौज है। क्यों? काम किसी और को सौंप दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम तो बैठेंगे अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले कैबिन में और आराम से देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। मैनेजमेंट जब डिसीजन नीचे 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 लेवल में बांटता है तो ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फालतू के पंगे नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी जल्दी काम होगा सारा का सारा, और तरक्की भी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कंट्रोल अपने आप ही अच्छा होगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन फैसले हैं सिर्फ वही टॉप मैनेजमेंट के हाथ में है, बाकी सब कुछ मिडल कुछ लोअर। तो अपने आप ही दोस्तों कंट्रोल बेटर होता चला जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे टारगेट और अच्छे ग्रोथ की ओर जा पाए और अच्छी चीज़ों पे फोकस कर पाए। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में दोस्तों हमने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस अभी करेंगे दोस्तों इसको सब्सक्राइब।